हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और अपने यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा ये 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर क्लास चल रहा है और हम इसमें बिहार के करंट अफेयर को मुख्यतः भी देख रहे हैं और साथ साथ जो भी करंट अफेयर है उससे जो भी संबंधित स्टैटिक्स है हम उसको भी देख लेते हैं। चाहे वो स्टैटिक्स बिहार से हो, चाहे स्टैटिक्स इंटरनेशनल हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का स्टैटिक्स जो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है हम उसको देखते हैं। और सामान्यतः बीपीएससी के आप देखेंगे ट्रेंड को तो लगभग 1.5 साल 2 साल का प्रश्न पूछता है। इन 2 साल का चर्चा में जो भी होता है तो प्रश्न 2 साल तक का आता है। तो अभी 2023 का करंट अफेयर है, कुछ बिहार से जुड़ा हुआ उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और देख लेते हैं कि पहला करंट अफेयर है कि विश्व युवा सम्मेलन 2023 जो हाल ही में संयुक्त राज्य मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ था, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो एक काफ़ी चर्चित सम्मेलन था विश्व युवा सम्मेलन जो जिनेवा में हुआ था, उसमें भारत की तरफ से रोशनी परवीन जो है सम्मिलित हुई थी। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है रोशनी परवीन जी किए थे। अब यह इसलिए चर्चा में रहा है, अगर इसको देख लेते हैं कि इसका सबसे बड़ा चर्चा में होने का एक कारण है कि यह जो सम्मेलन हुआ तो रोशनी परवीन जी जो है बिहार की है और किशनगंज से है। तो रोशनी परवीन जी बिहार से और किशनगंज से है, तो इसलिए चर्चा में रहा। चूँकि जो यह सम्मेलन हुआ, विश्व युवा सम्मेलन हुआ, इसमें पूरे दुनिया से 6 प्रतिनिधित्व का चयन किया गया था जिनको वहाँ बताना था अपने कार्य को यूएनओ में जाके। तो वहाँ बताने के लिए 6 लोगों का चयन हुआ, जिसमें भारत की तरफ से एकमात्र चयनित जो व्यक्ति थे उनका नाम रोशनी परवीन जी था। और इसलिए चूंकि रोशनी परवीन बिहार के किशनगंज की है तो इसलिए चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा रोशनी परवीन जी कहाँ की है, बिहार के किशनगंज की है। और जो विश्व युवा सम्मेलन अभी हुआ था 2023 में, तो वहाँ इनको जो है बुलाया गया था और इनको संबोधित करने का मौका दिया गया था। मुख्य रूप से रोशनी परवीन जी जो है यूनेस्को के साथ मिलकर कई वर्षों से किशनगंज में जो है बाल विवाह रोकने एवं ड्रॉप आउट बच्चियों को, जो बच्चे स्कूल छोड़ दी है, उनको स्कूल से जोड़ने के लिए काम कर रही है। और इसी काम को देखते हुए उनको विश्व युवा सम्मेलन में जो 6 प्रतिनिधित्व का चयन हुआ था उसमें इनको नामित किया गया था या फिर बुलाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। तो गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की है। तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। चूँकि बिहार में अभी देख लें कि बिहार खेल के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसा कि देखते हैं कि ओलंपिक है या फिर एशियन गेम्स है या फिर राष्ट्रीय स्तर का भी जो भी हमारे खेल प्रतियोगिता है या फिर क्रिकेट ही है, तो बिहार उसमें बिहार का जो है प्रतिनिधित्व कम है या फिर बिहार के खिलाड़ी बहुत पीछे हैं अभी। तो इसका एक बड़ा वजह है कि प्रतिभा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहार के लोगों में बहुत प्रतिभा है, बिहार के खिलाड़ी काफ़ी मेहनती भी है, लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और उस तरीका से अवसंरचनात्मक विकास नहीं होने के कारण प्रतिभा जो है दब जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री जी है, बिहार सरकार जो है गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना लाया है, जो 17 अक्टूबर 2023 को बिहार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए, तो एक कला एवं संस्कृति मंत्री जो है इसका घोषणा किए थे। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस योजना की शुरुआत किए थे। अब ये गैर आवासीय है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इस योजना में थोड़ा इस योजना के बारे में डिटेल जान जाते हैं। तो इस योजना में जो है आवासीय सुविधा नहीं दिया जाएगा। ये 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के प्रशिक्षु खिलाड़ियों को खेल विधा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी, चूंकि खिलाड़ी की आयु कम रखी गई है, 8 से 14 वर्ष तक रखा गया है इनका आयु, 8 से 14 वर्ष का खिलाड़ी होना चाहिए, उनको खेल विधा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा नहीं दिया जाएगा और यह प्रत्येक जिला में यह संचालन किया जाएगा। प्रत्येक जिला में, चूंकि जिसे देखते हैं कि जिला मुख्यालय, वहाँ जो भी खिलाड़ी है उनको बुलाया जाएगा किसी खेल मैदान में, वहाँ आएंगे और वहाँ जो खेल कोच होगा उनको प्रशिक्षण देगा, लेकिन उनको आवासीय सुविधा नहीं दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो इसी योजना का नाम है गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना। याद रखिएगा 8 से लेकर 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए है। अभी देखेंगे कि हाल ही में नवंबर 2023 में एक आंकड़ों के अनुसार बिहार में मछली उत्पादन कितना हुआ। तो बिहार न कि सिर्फ मछली उत्पादन में अब आत्मनिर्भर बन रहा है। देखें कि बिहार में जो भी मछली हम बिहार के लोगों को ज़्यादातर मछली जो हम मंगाते हैं बाहर से, आंध्र प्रदेश से मंगाते हैं और प्रति वर्ष जो है लगभग 800 करोड़ रुपये का मछली हम आयात करते हैं, मतलब अपने ही राज्य में आंध्र प्रदेश से। तो अब आत्मनिर्भर बिहार बन रहा है मछली उत्पादन के क्षेत्र में। और अभी जो हमारा मछली उत्पादन है 7.62 लाख मीट्रिक टन है। तो 7.62 लाख मीट्रिक टन या मीट्रिक टन है। तो याद रखिएगा कि बिहार जो है मछली उत्पादन में कैमे राज्य हो गया है पूरे भारत में, तो इसको चौथा स्थान है। बिहार जो है मछली उत्पादन में चौथा स्थान है। तो पहला स्थान किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद जब पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गुजरात है। बिहार का स्थान चौथा हो गया मछली उत्पादन में, तो याद रखिए बिहार का स्थान चौथा हो गया। और बिहार में सर्वाधिक मछली मधुबनी में उत्पादित होती है। बिहार में सर्वाधिक मछली जो है मधुबनी में उत्पादित होता है। और सबसे कम मछली का उत्पादन जो है बिहार में कहाँ होता है, जहानाबाद में होता है। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। और पूरे दुनिया में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में होता है। यह भी याद रखिएगा फैक्ट कि पूरे दुनिया में मछली का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला हमारा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है कि नवंबर 2023 को बिहार को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए फरक्का एवं कहलगांव की उत्पादन इकाइयों से बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने कितना मेगावाट बिजली खरीद की अनुमति प्रदान की है। तो यह 159 मेगावाट है। तो यह काफ़ी एक चर्चा में रहा विषय। तो हमारा जो यहाँ स्टैटिक्स हो जाता है, क्योंकि बिहार में अभी बिजली हम खरीद रहे हैं, तो बिजली खरीदने के लिए हम इकाई जिसे जो हमारा विनियामक बोर्ड है, विद्युत विनियामक बोर्ड है, उसने अनुमति दी है। तो फरक्का और कहलगांव की उत्पादन इकाई है, याद रखिएगा फरक्का और कहलगांव की जो उत्पादन इकाई है उसके माध्यम से। दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि कितना दिया है, तो 159 मेगावाट दिया है। अब यहाँ आ जाता है कि जो बिहार विद्युत नियामक बोर्ड है, या फिर यूँ कहें कि राज्य विद्युत नियामक आयोग जितने भी है, उसका स्थापना क्या होता है, ये कैसी संस्था है, चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण बड़ी संस्था हो जाती है, तो इसमें देख लेते हैं। ये जो भी राज्य विद्युत नियामक बोर्ड है पूरे भारत में, जिस प्रकार बिहार राज्य विद्युत नियामक बोर्ड है, वह एक स्वायत्त वैधानिक और नियामक आयोग है। यह एक स्वायत्त भी है, वैधानिक आयोग भी है, नियामक आयोग है, जो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के उत्पादन वितरण को सुनिश्चित करता है। इसका जो गठन है, चाहे राज्य जो बिहार विद्युत विनियामक आयोग या फिर अन्य राज्यों के जो भी विद्युत विनियामक आयोग है, उसकी स्थापना विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत हुआ था। 1998 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम। उसी के माध्यम से सभी राज्यों में इसकी स्थापना हुआ। अब ये आयोग करता क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। आयोग को बिजली के उत्पादन और वितरण के लाइसेंस धारकों, उपभोक्ताओं एवं बिजली वितरण संस्थाओं के बीच विवादों को हल करने के लिए विधायी तथा न्यायिक शक्ति भी प्रदान किया गया है। तो इनको न्यायिक शक्ति प्रदान किया गया है, और ये बिजली के उत्पादन, वितरण और इसके मूल्य का भी निर्धारण करती है। देखें कि राज्य में विद्युत विनियामक आयोग जो है, इस सब का रेगुलेटरी संस्था है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से बिहार में भी है, उसी एक्ट के माध्यम से बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड बना था। तो याद रखिएगा, ये इस संस्था ही है जो बिजली के जैसे विवाद अगर होता है, जैसे कि बिजली उत्पादन कंपनी है या फिर बिजली जो ट्रांसफ़र करती है, बिजली को वितरण करती है जो कंपनी, और उपभोक्ता के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसमें भी यह आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही आयोग निर्णय देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है। तो गिरीश कुमार चौधरी जी है। गिरीश कुमार चौधरी जी को बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ एक आ जाता है प्रश्न कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ था। तो देख लेते हैं। इसका गठन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय सेवा आयोग 1987 के तहत हुआ था। तो यह एक एक्ट के माध्यम से बना है। तो चूंकि यह सांविधिक निकाय हो गया, देख लेते हैं। विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति से जुड़े मामलों पर यह सिफारिश देती है। तो इस आयोग का काम क्या है कि जो भी हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है या फिर महाविद्यालय है, उसमें जो प्राध्यापक की नियुक्ति होती है या फिर उनके जो पदोन्नति होती है, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ यह सिफारिश देती है सरकार को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार के सिवान जिले की सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली देश की पहली किशोरी बनी है, जिसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया। वह कौन है। तो यूसरा फातिमा। यूसरा फातिमा जी है। ये एक किशोरी है, बच्ची है, जिन्होंने कम उम्र में सबसे ज़्यादा काव्य पुस्तक लिखा है देश भर में, इसलिए इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जुड़ गया है। तो याद रखिएगा, ये सिवान जिला की यूसरा फातिमा जी है। यूसरा फातिमा जी है, सिवान जिला की है। बिहार के नीतीश कुमार द्वारा बिहार के नीरज कुमार मिश्रा द्वारा लिखित निर्देशित किस मैथिली फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये नीरज कुमार मिश्रा जी है, उनके द्वारा लिखित और निर्देशित मैथिली फिल्म 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम है समानांतर। उसका नाम क्या है, समानांतर। तो याद रखिएगा, इन समानांतर जो एक फिल्म है उसको कौन निर्देशित किया है। तो नीरज कुमार मिश्रा जी, इनको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सम्मानित किया गया है। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चूँकि एक हर साल आता है कि राष्ट्रीय 69वां 70वां 70वीं का भी वितरण हो गया है। तो यहाँ जाना होता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में तो अभी पूछा जा सकता है, पीटी में स्टैटिक्स हो जाता है। देख लेते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था, और इसे 1973 से भारत सरकार के डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तथा इंडियन पैनोरमा के सहयोग से प्रशासित किया जाता है। तो यह याद रख लीजिएगा कि इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। इसे 1973 में भारत सरकार के डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तथा इंडियन पैनोरमा के सहयोग से प्रशासित किया जाता है। विजेताओं को जो है एक पदक दिया जाता है, नगद पुरस्कार दिया जाता है, और योग्यता का प्रमाण पत्र भी मिलता है। फीचर फिल्म की 6 श्रेणियां हैं। नॉन फीचर फिल्मों एवं सिनेमाओं पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में 2-2 स्वर्ण कमल दिए जाते हैं।
जबकि जितने भी अन्य श्रेणियां हैं उसके लिए रजत कमल दिया जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि ये फिल्मों का निर्माता भारतीय होना चाहिए और निर्देशक तथा निर्माता भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो फिल्मों का निर्माण जो है भारत में भी होना चाहिए और निर्देशक और निर्माता भारतीय नागरिक होना चाहिए, उन्हीं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि 16 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किस योजना के तहत लाभार्थियों की पहली किस्त की राशि जारी की है। तो ये देख लेंगे कि अभी 16 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किस योजना के तहत लाभार्थियों की पहली किस्त की राशि जारी की है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो भी पहली किस्त है उसको मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किया गया है। तो देख लेते हैं कि राज्य के उद्योग विभाग द्वारा संचालित है मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन संचालित कर रहा है, तो जनरल है कि राज्य के उद्योग विभाग द्वारा संचालित है। इसमें क्या होता है कि सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है जिस पर 50% सब्सिडी होता है। 10 लाख का ऋण है जिसमें 50% तो सब्सिडी के रूप में ही प्राप्त हो जाता है। साथ ही प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये अलग से दिया जाता है। इस योजना के तहत जो प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये अलग से दिया जाता है। लोगों को 7 साल में ऋण को चुकाना पड़ता है। जिससे 50% 10 लाख का ऋण है तो 50% सब्सिडी मिल गया, तो 5 लाख तो आपको देना ही नहीं है। और 5 लाख को कितना दिन में चुकाना होता है, 7 साल में ऋण चुका देना पड़ता है। और इस योजना के तहत पहली किस्त जो अभी जारी हुई उसमें 4-4 लाख रुपया दिया गया, फिर दूसरी किस्त में 4 लाख दिया जाएगा और तीसरा किस्त में 2 लाख दिया जाएगा। कुल 10 लाख में इस तरीक़ा से वितरण किया जाएगा। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। इसी में है जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री SC/ST या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो गया, तो वो अलग है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में देखें कि उसमें ब्याज नहीं लगता है, उसमें 50%, तो इसमें 1% ब्याज भी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि नवंबर 2023 को श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में जिले की रैंकिंग जारी की। इसमें विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के मामला में मधुबनी जिला बढ़ रहा है, जबकि सबसे निचले पायदान पर कौन सा जिला रहा है, तो नालंदा जिला। तो याद रखिएगा एक श्रम संसाधन विभाग का एक रिपोर्ट है जिसमें सर्वाधिक जो है विभागीय योजनाओं को लाभ पहुंचाने के मामला में मधुबनी जिला 1 नंबर पर रहा है, मतलब प्रथम स्थान मधुबनी जिला का रहा है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है, नालंदा जिला। तो याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। नालंदा जिला सबसे अंतिम पायदान पर रहा है, जबकि मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर रहा है लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मामले में। विश्व की शीर्ष पत्रिका जियो साइंस एंड रिमोट सेंसिंग ने अपनी आवरण कथा में बिहार के किस वैज्ञानिक को रिपोर्ट को जगह दी है। तो एक बिहार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उनके रिपोर्ट को यह पत्रिका जो है जगह दी है। उनके आवरण पृष्ठ पर जो है इस पत्रिका ने छापा उनके बारे में, तो डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा है। डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा जी हैं, उन्हीं की जो है वैज्ञानिक रिसर्च को, उस रिपोर्ट को उस पत्रिका में जगह दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार कृषि विभाग ने बीज उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कितने जिलों में सीड हब बनाए जाने की स्वीकृति दी है। तो सीड हब बनाए जाने की स्वीकृति जो है 10 जिलों में दी गई है। सीड हब बनाने की स्वीकृति कितने जिलों में दी गई है, तो 10 हब। सीड हब मतलब कि जहाँ बीज का उत्पादन होगा, जैसे कि जो कृषि का बीज जैसे गेहूँ, धान, अन्य जो वे फसल है उसके बीज का उत्पादन किया जाएगा, सीड हब बनाया जाएगा। तो 10 जिलों में ऐसी अनुमति दी गई है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका स्टैटिक्स क्या होता है कि इसके बाद देख लेते हैं कि यह गेहूँ, दलहन, तिलहन का बीज बनाया जाएगा यहाँ सीड हब में। किसानों को बीज पर जो है 80% का अनुदान दिया जाएगा। किसान को बिहार में बीज पर कितना दिया जाएगा, इस योजना के तहत 80% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा किसान को 3 साल तक वित्तीय मदद भी किया जाएगा और जो मदद किया जाएगा उसको लौटाना होगा किसान को। और कृषि रोड मैप जो 4 है उसमें देखेंगे कि कृषि रोड मैप जो चौथा अभी आया बिहार में, उसमें 100 सीड हब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। कितना, 100 सीड हब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। और जो सीड हब बनाया जा रहा है या फिर 10 जो सीड हब अभी घोषणा किया गया 10 जिलों में, तो हर जिला के लिए अलग अलग या फसल आधारित है। जैसे कि गया में गेहूँ, चना, मूंग है, बिहार वैशाली में गेहूँ, मसूर और मूंग है। तो हर जिला जो 10 जिला का चयन किया गया उसको भिन्न भिन्न फसलों के लिए सीड हब बनाए जाने की घोषणा की गई है। फिर वहाँ इस तरीक़ा से फसलवार जो है बनाया जाएगा सीड हब। तो यह हमारा थोड़ा स्टैटिक्स था, थोड़ा देख के चलेंगे क्योंकि इस बार जो है पेपर थोड़ा टफ होने की संभावना है। चलिए देख लेते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत किस जिले में मखाना उद्योग का केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो सहरसा में। याद रखिएगा यहाँ कंफ्यूज नहीं खाएगा क्योंकि मखाना का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में होता है और सहरसा जिला भी उसी में है। वहाँ दरभंगा सहरसा जो भी हमारा मिथिला क्षेत्र है वहाँ दरभंगा के लिए प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में और इसलिए उसको GI टैग भी मिथिला मखाना के नाम से दिया गया है। तो मिथिला का जो मखाना उसको GI टैग मिला हुआ है, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ दरभंगा नहीं मार देना है। उत्तर में उत्तर आएगा, उत्तर होगा सहरसा जिला। यानी कि बिहार में जो मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु क्लस्टर विकास योजना चल रहा है उसके तहत मखाना उद्योग का केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा, सहरसा जिला में किया जाएगा।
अब देख लेते हैं कि जो हमारे यहाँ मखाना है, पूरे भारत का 80 से 90% मखाना का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है। इसके अलावा मखाना हमारा थोड़ा मोड़ा जो उत्पादन होता है वो मेघालय है, त्रिपुरा, इन राज्यों में उत्पादन होता है। जहाँ वर्षा और पानी है वहीं उत्पादन होगा इसका। जैसा कि आप जानते हैं कि मखाना जो है जलीय फसल है, जल में ही इसका उत्पादन होता है, जहाँ थोड़ा पानी लगा रहना चाहिए 2-3-4 फीट तक। तो मखाना का उत्पादन जो है पूरे भारत का 80 से 90% बिहार में होता है। पूरे दुनिया का भी 70% जो है, 70 से 80% जो है मखाना उत्पादन का होता है बिहार में होता है। मखाना मिथिला क्षेत्र में होता है, सर्वाधिक दरभंगा में होता है, और दरभंगा में ही मखाना अनुसंधान केंद्र है जो ICAR का है, जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, उसी का एक इकाई है। तो याद रखिएगा, ये सब हमारा मखाना का महत्वपूर्ण फैक्ट था। चलिए आगे देख लेते हैं। अखिल भारतीय बिहार इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अखिल भारतीय बिहार इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन पटना में किया गया है। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार में निवेश काफ़ी कम आता है। भारत में सर्वाधिक निवेश जो है दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, ये सब में चला जाता है। तो बिहार में अभी निवेश बहुत कम हो रहा है, इसलिए निवेश को आकर्षित करने के लिए बिहार इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। देख लेते हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुए 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के गोपालगंज जिले के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम दुर्गा सिंह जी है। दुर्गा सिंह जी है, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुए 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। दुर्गा सिंह जी, याद रखिएगा, दो चीज़ यहाँ से पूछा जा सकता है कि दुर्गा सिंह के जिले से हैं, तो याद रखिए गोपालगंज जिले से है। दूसरा कि इस किस खेल प्रतियोगिता में था? अंडर 18 जो दौड़ प्रतियोगिता उसमें स्वर्ण पदक जीते हैं अंडर 18। एक तो आ जा सकता है कि 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। तो यहीं से दो तीन चार प्रश्न जब आप पढ़ें तो थोड़ा गौर से पढ़िए कि कौन कौन सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक ही क्वेश्चन से 2-3 प्रश्न भी बन जाता है, या फिर उसको घुमा के पूछ लिया जाता है, तो उसमें उत्तर वही निहित होता है, छुपा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नवंबर 2023 को बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बिहार में निवेश के अवसर को तलाशने पर चर्चा करने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बिहार में बिजनेस देखेंगे कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बिहार में निवेश काफ़ी कम आता है। अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक निवेश दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक का, केरला और गुजरात में आता है। उसके बाद देखें दिल्ली हो गया। तो अब बिहार भी निवेश चाह रहा है, क्योंकि बिहार को डेवलप करना है, तो कहीं ना कहीं निवेश की ज़रूरत तो होगी ही। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित 38वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में बिहार का स्थान कमा रहा, दूसरा रहा है। तो 34वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता है उसमें बिहार का स्थान दूसरा रहा है। याद रखिएगा, इस ईस्ट जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा बिहार का स्थान दूसरा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं उसका स्टैटिक्स जरूर वहाँ से देख के बनाता हूँ आप सबके लिए। अगला देख लेते हैं। नवंबर 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो पूर्णिया जिला रहा है। तो देखेंगे आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो पूर्णिया रहा है। अब मासिक रिपोर्ट इस तरीके के आते रहता है, बस याद रखना है कि उस टाइम में कौन सा रहा है, तो पूर्णिया रहा है 23 में। अब देखेंगे कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, यह भारत सरकार के कार्यक्रम है, 2018 में आया था। नीति आयोग इसको संचालित करता है। तो याद रखिएगा, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम उसको कौन संचालित करता है? नीति आयोग। कभी तो पीटी आ जाएगा सीधा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का नोडल एजेंसी कौन है पूरे भारत में? तो याद रखिएगा नीति आयोग नोडल एजेंसी है, लेकिन अन्य सारे विभाग उससे भी कनेक्ट है। इसमें बहुत सारे विभाग जो है पार्टिसिपेंट की भूमिका में है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए तो पूरे भारत में 112 जिला, जो भी पिछड़ा हुआ जिला था, जो सामाजिक आर्थिक मानक होता है विकास का, उसे पिछड़ा हुआ जिला को हम चयन किए थे 112, जिसमें बिहार का 13 जिला था। तो याद रखिएगा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिला शामिल है। पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर 112 जिला को लिया गया। और आकांक्षी जिला वैसे जिला है जो आर्थिक और सामाजिक विकास के मानकों में पिछड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियाई गेम 2023 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ था? तो बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। याद रखिएगा, बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन जो है एशियाई गेम्स 2023 में भारत की तरफ से हुआ था। तो याद रखिएगा, जो एशियाई गेम 2023 हुआ है कहाँ हुआ? हांगझोऊ में हुआ। हांगझोऊ में हुआ, बस इतना याद रखना है। और भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए? तो 5 खिलाड़ी। अभी खेल में सर्वाधिक जो आपका हो जाता है, चूंकि ओलंपिक अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, तो 2-3 प्रश्न तो खेल से आएंगे, लेकिन ओलंपिक है वहाँ से आ जाएंगे। और थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा, तो ओलंपिक पर काफ़ी प्रश्न आने की संभावना है, तो उसका सही से तैयारी करिए। चलिए अगला देख लेते हैं कि ICCR ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कहाँ किया है? तो सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम, नालंदा जिला में। तो ऐसा नहीं कि वैशाली फेस्टिवल डेमोक्रेसी का आयोजन तो दे देगा वहाँ की वैशाली में, हाजीपुर में, इस तरीके से प्रश्न आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्योंकि चूंकि डेमोक्रेसी देखते हैं कि लोकतंत्र की जननी वैशाली को कहा जाता है, जो बज्जी संघ था वहाँ डेमोक्रेटिक
सिस्टम था प्राचीन काल में, और इस तरीके के बहुत सारे संघ बिहार में और पूरे भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, उस समय गणराज्य थे जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, जिसमें बिहार एक व्यवस्थित, बिहार का वैशाली जो था वह व्यवस्थित था और पूरे भारत में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि काफ़ी मजबूत राज्य था। इसलिए डेमोक्रेसी का जननी बोला जाता है वैशाली को। तो वैशाली से कंफ्यूज नहीं करना है। इस तरीके के जो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम एक में नालंदा में हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में बिहार के कितने वैज्ञानिक शामिल है, तो 22 वैज्ञानिक शामिल हैं। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका का काफ़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और उसके द्वारा दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की एक सूची जारी की गई है। उस सूची में बिहार के 22 वैज्ञानिक शामिल है, तो काफ़ी जो है बेहतर है, प्रतिष्ठित चीज़ है बिहार के लिए। आगे देख लेते हैं। 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक बिहार पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन नालंदा के संयोजन से किस महोत्सव का आयोजन किया गया, तो एक महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसका नाम था राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो राजगीर महोत्सव के बारे में देख लेते हैं। राजगीर महोत्सव जो है इस बार जो हुआ 30 नवंबर 2023 को बिहार के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजगीर महोत्सव का उद्घाटन कौन किए, तो याद रखिएगा वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राजगीर महोत्सव कब से मनाया जाता है, तो 1986 से। याद रखिएगा पीटी में आ सकता है प्रश्न कि राजगीर महोत्सव बिहार में जो मनाया जाता है, चूँकि काफ़ी प्रसिद्ध राजगीर महोत्सव है, यहाँ 7 दिन 8 दिन तक लगातार 7 दिन तक जनरली होता है। तो राजगीर महोत्सव में देखें कि बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, वहाँ बुक स्टॉल प्रतियोगिता, विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, संगीत कार्यक्रम होता है, तो इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध मेला है और इसका आयोजन होता है, महोत्सव होता है। तो ये प्रश्न आ सकता है 1986 से इसका आयोजन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि नवंबर 2023 को बिहार के परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी की है। यह योजना का संचालन कब तक किया जाएगा, तो 25-26 तक इसका संचालन किया जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी होता है, चूंकि स्टैटिक्स है और इस बार पीटी का सवाल थोड़ा बेहतर स्थिति में होने की संभावना है, थोड़ा टफ होगा। तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना यह जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड़ के जितने भी प्रखंड बचते हैं 496, उनमें इस योजना को लागू किया जाएगा। तो जिला मुख्यालय का जो हमारा प्रखंड है उसको छोड़ दिया जाएगा, बाद बाकी सभी प्रखंडों में यह लागू होगा। और प्रति प्रखंड 7 लाभुकों को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। तो क्या होगा कि प्रति प्रखंड मतलब हर एक प्रखंड में 7 लाभुक को 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। अगर 7 लाभुक अगर बस खरीदते हैं, बड़ा बस की बात हो रही है, तो बस अगर खरीदेंगे तो उनको क्या होगा कि 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। और इस योजना में जाति, मैट्रिक और उम्र को वरीयता दी जाएगा। अगर जाति के हिसाब से वरीयता हो सकता है, मैट्रिकुलेशन है, कोई मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ा है तो उसको उस हिसाब से वरीयता मिलेगा, और उम्र के हिसाब से वरीयता दिया जाएगा। और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाके इसका आवेदन किया जा सकता है। और जो है बिहार परिवहन विभाग की यह योजना है और 25-26 तक इसका संचालित किया जाएगा। तो इस योजना का संचालन जो है 25-26 तक किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जो है 7 लाभुकों को जो है अगर बस खरीदता है, शुरू में 7 जो लाभुक होंगे उनको जो है 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हाल में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दरभंगा में कितने करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। तो दरभंगा में बहुत सारी योजनाओं का एक साथ शिलान्यास किया गया है नीतीश कुमार जी द्वारा, वह है 2742 करोड़ रुपया, मतलब 2742.04 करोड़ रुपया, 2742 करोड़ रुपया का यह विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है दरभंगा में। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, थैंक यू, तैयारी करते रहिए और आशा रखिए आप लोग जरूर पास करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।